नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सुर्खियों को समेटकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7,600 करोड़ रुपए के विकास की सौगात। विकास कार्यों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से अलग अलग क्षेत्रों में होता था भ्रष्टाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले को मिली मंजूरी। 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति रहेगी जारी। 4,406 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय लाओस यात्रा पर होंगे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। विशाखापट्टनम में मालाबार 2024 के 28वें संस्करण का हुआ आगाज। 18 अक्टूबर तक चलेगा समुद्री अभ्यास। स्वागत समारोह से हुई 4 देशों के अभ्यास की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं अभ्यास में शामिल। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान 3 वैज्ञानिकों डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। प्रोटीन विज्ञान में क्रांति लाने के लिए हुआ चयन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। ईरानी हमले से पैदा हुए हालात के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चली बातचीत। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी, जिसके तहत 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ शिरडी हवाई अड्डे का विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने विपक्षियों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के काम का खास जिक्र किया तो कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी और शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में परियोजनाओं के शुभारंभ से बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा युवा सशक्त होंगे। पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। ये बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हाँ, यह बात अलग है
कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से, इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है तो सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। महाराष्ट्र को मिली सौगात विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों के लिए विकास के उत्प्रेरक का काम करेगी। साथ ही नागपुर शहर और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को भी फायदा होगा। वहीं मेडिकल कॉलेजों से स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के साथ ही ये मेडिकल कॉलेज लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। वहीं भारतीय कौशल संस्थान का मकसद अत्याधुनिक तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ एक उद्योग कार्यबल बनाना है। वहीं महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र से छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों की स्मार्ट उपस्थिति, स्वाध्याय जैसे लाइव चैटबॉट के जरिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा तक पहुंच आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर की यात्रा पर होंगे। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। पिछले साल इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक सहभागिता और जनता से जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर खास जोर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर की राजधानी वियेनचियन में होंगे। सितंबर 2023 में जकार्ता में हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। अन्य प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत लाओ पीडीआर के आसियान समिति की थीम कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस का समर्थन करेगा। We have very close, friendly and historical and civilizational relations with Lao PDR. That includes a whole host of different areas of cooperation, including restoration of archaeological sites, capacity building, IT. We have also undertaken quick impact projects. We have undertaken transmission line projects, power projects, a whole host of different areas of bilateral cooperation. 1967 में आसियान के गठन से 1990 शीत युद्ध की समाप्ति तक कोई खास संबंध नहीं रहे। 1990 के बाद भारत ने आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया के एक समूह के तौर पर देखना शुरू किया। 2002 के बाद भारत और आसियान अपने संबंधों को शिखर सम्मेलन के स्तर पर ले जाने में सहमत हुए। 2012 में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर पर पहुंचाया। 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत ने आसियान क्षेत्र को अहम भागीदार के रूप में पहचान दी। 30 सालों की कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में भारत आसियान समग्र रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुला। साल 2022 से भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर काम लगातार जारी है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की बात करें तो इंडो पैसिफिक में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान की ओर से आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क पर काम पूरा किया जा चुका है। भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग जारी है। पीएम मोदी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से इस मुद्दे पर भारत की नीतियों को सामने रखेंगे। In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. भारत के साथ साथ आसियान रीजन के 7 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
IPEF का हिस्सा हैं, जो 2022 के बाद से एक नई आर्थिक समूह के तौर पर उभरा है। बिम्स्टेक में आसियान के 2 देशों थाईलैंड और म्यांमार के साथ भारत सहयोग कर रहा है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलकर काम करता है। जानकार मानते हैं कि गैर परंपरागत रक्षा सहयोग भारत और आसियान ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर नजर डालें तो 2022 में आसियान के साथ किया गया समग्र सहयोग समझौता इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट कहा जा सकता है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आसियान देशों ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी तिमोर लेस्टे, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान भारत की इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने का काम किया है। माना जा रहा है कि लाओ PDR में आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के दौरान आसियान के साथ मिलकर के भारत एक बार फिर से इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ की अपनी नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखता नजर आएगा। लाओ PDR में मेघना देव और कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, VNCN, DD न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के वेबसाइट पर देरी से अपडेट करने के आरोप लगाने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग ने कड़ा तेवर अपनाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा और उनसे उनके बयानों पर गौर किया है और कहा कि उसने उनके बयानों पर गौर किया है जिसमें उन्होंने हरियाणा के परिणामों को अप्रत्याशित बताया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के बयान को देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में अनसुना करार दिया है और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध हिस्सा नहीं है। नई दिल्ली में FT ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने अपनी COP21 प्रतिबद्धताओं को तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास को सही गति देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के सभी रूपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। At least the mileposts which are before me, 2030, and then thereafter, yes, I'm on track. Because the number of specific achievements which makes me feel that 2030 will be achieved probably well in time like the way we've done before. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत जैसे देशों के हितों के खिलाफ है। CBAM यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर एक कार्बन टैरिफ है जिसमें उत्पादन की कार्बन लागत का खुलासा होना चाहिए। You have unilateral measures like the CBAM, the cross-border adjustment mechanism which is coming, which is going to hurt our industry. I'm not sure whether it is WTO compliant, but we have been told this, well, it could be WTO compliant, but I think it's unilateral. And as a country which has proven its record, and for international agencies to have recognized that India is keeping its commitment and fulfilling it, to have to face unilateral measures like this will be the challenge for which I am not sure how we can foresee, because there's not going to be one, there can be many, but they are unilateral and are not helpful. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के MP MLA की विशेष कोर्ट में बुधवार दोपहर नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में सुनवाई हुई। भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ साक्ष्य पेश किया गया। उनका बयान कोर्ट में दर्ज हुआ। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने उनसे कई सवाल भी किए। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को मामले की अगली तारीख तय की है। माननीय राहुल गांधी के मुकदमे में जो MP MLA कोर्ट नंबर 15 के यहाँ मुकदमा विचाराधीन है, विजय मिश्रा परिवादी का बयान दर्ज किया गया और मेरे द्वारा प्रतीक्षा की गई। शेष प्रतीक्षा हेतु मतलब जीरा की हेतु क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मुकदमे में 17-10-24 तारीख नियत की गई है। राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय MP MLA कोर्ट का संख्या 15 में लगा था, जिसमें वादी मुकदमा विजय मिश्रा का बयान दर्ज होना था। माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने वादी मुकदमा विजय मिश्रा का बयान रिकॉर्ड करवाया और माननीय न्यायालय ने उनका बयान अंकित किया। उन्होंने अपने वर्जन जो कंप्लेंट में था उसको कोरोबोरेट किया और उनके द्वारा जो पूर्व में CD दाखिल की गई थी
सीडी की उन्होंने पुष्टि किया और इस आशय का उनके द्वारा विजय मिश्रा जी के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पाप का घड़ा भर गया है। वहीं केजरीवाल द्वारा आतिशी को सरकारी बंगला सौंपने को उन्होंने असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने इस मामले में कार्रवाई होने की भी उम्मीद जताई। आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई हो। राजधानी दिल्ली में बुधवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के लिए न्याय की अपनी मांग को दोहराते हुए कैंडल मार्च निकाला और पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। इस मौके पर मार्च निकाल रहे डॉक्टरों ने कहा कि आज पूरे 2 महीने हो जाने के बाद भी पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिला है। इस इंसिडेंट को हुए आज 2 महीने हो गए। 9 अक्टूबर आज की तारीख है। हम डे 1 से जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि अभी हम जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स उनसे लगातार बातचीत में हैं और कल हमने उनसे बात किया, आज दोबारा से बात किया। तो आज हम अपना जो फर्स्ट स्टेप है कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च वो आज कर रहे हैं और अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो हम अपना स्टेज एस्केलेशन करेंगे प्रोटेस्ट का। हमारे कलीग को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। उसके अलावा इस जो इंसिडेंट के पीछे जो रहस्य है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं वो लोग जस्टिस के लिए और जो वहाँ पे सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली में जो सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ हम सॉलिडरिटी में खड़े हुए और ये कैंडल मार्च उन्हीं को सपोर्ट करते हुए हमने किया है। और हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सहयोगी दलों में तेवर तीखे हो गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा से गठबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में मिली कांग्रेस को मात के बाद अब उसके ही सहयोगी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में झटका दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में दिख रहा है कि परिवारवाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी में हावी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखाई देने लगा है। उधर चुनाव परिणाम आए इधर 24 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें ऊपर लिखा है, होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। लिस्ट में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ पीडीए का ख्याल तो रखा गया है, लेकिन ज्यादातर टिकट नेताओं के परिवार को ही दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हम पूरी मजबूती के साथ इन चुनावों को लड़ेंगे। जहां तक सवाल दूसरी पार्टियों को सीट देने का है, इसका जो निर्णय है पूरा का पूरा वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन हमारा पूरा इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन 10 की जो सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है उस पर हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। उपचुनाव में सपा उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा ने चुटकी ली। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन डामाडोल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये सपा की सूची हरियाणा चुनाव परिणाम का असर है। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को हैसियत बताई है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हरियाणा परिणाम से भाजपा कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा है। उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन जीतेगा। चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है
कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ये 2 सीटें फूलपुर और मझवा सीट है। इन दोनों ही सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन अब सपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर मुकाबले के दिलचस्प होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी बहुत ही गंभीरता से ये चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा हर्षित थी और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन किस तरीके से रहेगा यह नहीं समझ आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि 2027 से पहले ये 10 सीटें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कही जा रही हैं। इसी के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युगांडा के स्वतंत्रता दिवस पर वहां की सरकार और नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भारत और युगांडा के बीच का संबंध जन आधारित संबंध है। भारत और युगांडा के बीच के बहुआयामी संबंध को प्रगाढ़ बनाने में दोनों देशों के लोगों की अहम भूमिका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री जे ओडोंगो को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए यादगार तस्वीरों को भी साझा किया है। रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार की आज घोषणा हो गई। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि इस साल डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को प्रोटीन विज्ञान में क्रांति लाने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और वहीं डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी पर किए गए शोध के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्टी की जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जम्मू खित्ते में हम बड़ी मात्रा में हमने पहले से 2014 से ज़्यादा सीटें ली है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा परफॉर्म बढ़िया हमने किया है। 26% वोट का जो हमारा बीच में हिस्सेदारी है वो अपने आप में एक बड़ा अंक है। कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखियों के सहारे 6 सीटें लेकर गई है और जम्मू के लोगों ने उसको नकारा है और ये साफ जाहिर होता है गद्दारों को वोट नहीं मिला। काउंटिंग के बीच में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे। इस जल्दीबाजी के पीछे का कारण क्या है? इसी को परिवारवाद कहते हैं। घर में फैसला करना है कि लोकतंत्र सिस्टम तो उनकी पार्टी में है नहीं, जो उन्होंने कह दिया वही है। ये 3 पीढ़ियों से ऐसा चलता आया है। अब 4थी पीढ़ी कब तैयार होगी वो बात की बात। धारा 370 का क्या होगा? क्योंकि एनसीपी ने तो चुनाव में लोगों को कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको वापस लाएंगे। ये चुनावी चौंचले से खत्म हो गए। उनको भी पता है कि ना कुछ ऐसा होने वाला, ना कुछ ऐसा होगा, ना केंद्र सरकार करने देगी। अब देखिए, धीरे धीरे इन मुद्दों को लेकर के वो मुंह छुपाएंगे। ये आने वाले दिनों में होगा। तो अब उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जब हमारी होगी तब इसके बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि 25-30 साल सोचना बंद कर दें, सपने लेना बंद कर दें। ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, और जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है तो ये उनके मैंडेट को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, जम्मू। विशाखापट्टनम में मालाबार 2024 का 28वां संस्करण आज से शुरू हुआ। 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। नौसेना के लिहाज से सतपुड़ा पर आयोजित
युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। मालाबार 2024 के शुभारंभ के अवसर पर सदस्य देशों के नौसेना अधिकारियों ने संयुक्त वार्ता में हिस्सा लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल राजेश पेंढार ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को हर नजरिए से मजबूत करना और सशक्त करना है। वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुए मालाबार अब युद्धाभ्यास का समुद्री सुरक्षा की तैयारियों में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। The exercise aims not only to be a military drill, but also embodies our commitment to collaboration among like-minded nations to respond to evolving maritime challenges. Over the years, Exercise Malabar has witnessed progressive increase in both its scope as well as complexity. Each edition has built upon the lessons learned from previous editions, incorporating widening domains, advancing tactics, and a broader range of operational scenarios. 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पुरस्कार मिलने पर उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने। दादा, अभी आपने जैसे कहा था कि बिल्कुल अभी तक ये फीलिंग संकित नहीं हो रही है कि सर्वोच्च सम्मान मिला है, लेकिन इतने वर्षों का सिनेमा का प्यार और फिल्में सब आंखों के सामने आती हैं जब इस तरह का पुरस्कार मिलता है। देखिए, अगर दर्शकों का प्यार नहीं मिलता तो आज ये जगह भी नहीं मुझे मिलती। उनका प्यार मिला, फिल्में चली, फिल्में खराब थी, अच्छी थी, सब मिल मिला के एक जगह हम खड़े हुए। लेकिन आज की तारीख में यहाँ खड़े होकर बस सिर्फ एक ही बात याद आती है कि भगवान को यही बोलने का, उन्होंने सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। आज भी आप फिल्मों में बहुत ही दमदार किरदारों के नजर आ रहे हैं। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और अभी मैंने शास्त्री का ट्रेलर देखा, बेहतरीन अदाकारी। एक बार भी कहाँ से लाते हैं ये ऊर्जा और खुद को जो रीइन्वेंट करना, आज के लोगों से भी जुड़े रहना, युवाओं से? देखिए, समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आई बिलीव इन टाइम। मेरे डैडी कहते थे कि समय की इज्जत करो, समय तुम्हारी इज्जत करेगा। सो आई गो विद द टाइम। अभी इस उम्र में जो मुझे रोल सूट करता है वही मैं करता हूँ, बस, और कुछ नहीं। अभी भी कोई ऐसा रोल है जो करने का मन है? ऐसा कोई रोल ऐसा नहीं होता, आ जाता है एंड देन यू प्ले। एंड चैलेंजिंग रोल आता है तो अभी जैसे मैंने एक फिल्म की काबुली वाला, आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इट विल बी नेक्स्ट ईयर इन द फेस्टिवल। यू मस्ट सी दैट फिल्म। आज कोई ऐसी सीख या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट भी याद आता है जो आपको उस वक्त मिला था? और जिंदगी में कोई टर्निंग, कोई चीज प्लेटर में नहीं मिला। एवरीथिंग आई हैव टू स्ट्रगल फॉर, एवरीथिंग। जब हम बात करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की तो अक्सर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को भविष्य कहा जाता है। हाल फिलहाल में इसका जो प्रभाव मिलिट्री ऑपरेशंस में रहा है वो सराहनीय रहा है। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के भविष्य को लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बात की DGQA के महानिदेशक N मनोहरन से। जब हम बात करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्यूचर माना जाता है, और मेरे साथ हैं DGQA जो क्वालिटी अश्योरेंस की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मनोहरन साहब, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की और ये कहा जा रहा है वो फ्यूचर है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस में किस तरह का रोल देखते हैं आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का? इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का फ्यूचर तो हमारा फ्यूचर मोबिलिटी, अगर हम बात करेंगे मोबिलिटी, सो जितना हमारा मैकेनिकल सिस्टम का कॉम्प्लिकेशंस है ये सारा चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉम्प्लिकेशंस में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे वो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, जो कॉम्प्लिकेशंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। हमारा अभी मकसद ये है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी हमारा वो डिफेंस सेक्टर में होना चाहिए। हमारा मिलिट्री का जो यूटिलाइजेशन होना है वो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबिलिटी में होंगे तो बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इनिशियल फेज में है, सो इस फेज में हमारा एम ये है
कितना रगडनेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में हम ला सकते, क्या क्या स्टैंडर्ड्स उसके चाहिए, कैसे क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स उसी में शामिल होना चाहिए, वो उसी के लिए हमने इस सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। मनोहर साहब, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, तो किस लेवल का होता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी? जब हम मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, क्या वो गन्स का मूवमेंट है या ट्रक्स का मूवमेंट है, टैंक्स का मूवमेंट है, किस लेवल पे आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं? जो ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं, सो उसमें पूरा ईवी टेक्नोलॉजी है। सो अभी ड्रोन्स का एक इम्पॉर्टेंट फेस आएंगे, सो जहां वो ट्रांसपोर्टेशन एंड लोड्स ऑफ थिंग्स जितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर्सनल मोबिलिटी, सो ये सारा चीज़ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। जो भी अभी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है, सो इसमें आगे हम देखेंगे जितना भी अब वेपन्स है, टोटली इलेक्ट्रिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप इन दी, वो हमारा वेपन सिस्टम का भी वो आ रहा है। सो गन सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स में भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आ रहा है, और हेवी व्हीकल मूवमेंट में भी जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी जरूर आ जाएगा। तो आपने सुना महानिदेशक क्वालिटी एश्योरेंस को, उन्होंने कहा कि किस तरह से फ्यूचर है मिलिट्री ऑपरेशंस में, उसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज करें और कितना सफाई से और कम कीमत पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, ये है पूरा फोकस। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। गुरुवार से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू हो जाएंगे। उन्नत सॉफ्टवेयर के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन पहले राज्य के 4 जिलों में लागू किया गया था, और अब इसे गुरुवार से प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के लिए डिजिटलीकरण का सहारा ले रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य में 4 जिलों में की गई थी, अब उसे गुरुवार से सभी 55 जिलों में लागू किया जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में रजिस्ट्री कराना अब और आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब संपत्ति का पंजीकरण करवाना सरल हो जाएगा। गुरुवार से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान संपदा 2.0 से ई-केवाईसी से पहचान होगी। संपत्ति की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्रमाणन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा, जिससे गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और कई मामलों में किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो KYC का प्रावधान भी रखा गया है। इतना ही नहीं, पंजीयन के लिए ई-साइन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज का निष्पादन होगा। दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ई-स्टैम्प सृजित करने की सुविधा भी होगी। संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। संपदा 2.0 में ई-केवाईसी से पहचान होगी। GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्रमाणीकरण। दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से होगा। गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त होगी। उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। वीडियो KYC का भी प्रावधान ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध होगी। ई-स्टाम्प सृजित करने की सुविधा होगी। अब भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक तो पारदर्शिता में इसको मुझे लगता है डिजिटल होने से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो समस्या सबसे बड़ी आती थी, 2 गवाह किसको ले जाएं, कौन साथ आएगा नहीं आएगा, और कई बार ये होता था कि उसमें भी हम लेट होते थे कि 2 गवाह गए लेकिन फिर वो उस समय हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई, अगला स्लॉट मिला तो हम उसमें भी नहीं जा पाते थे और एक इंतज़ार करना पड़ता था जिसमें काफ़ी लोग परेशान होते थे। तो वो इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और ये बहुत अच्छा है। अब इन सब से ये हो जाएगा कि जो आपके गूगल मैपिंग और इन सब मैपिंग के द्वारा जो है रजिस्ट्री एक ज़मीन की जो है उसी समय पे हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ज़मीन के काफ़ी लोगों को बेच सके, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होगी। साथ ही जो नामांतरण के अभी कुछ समय पहले देखा गया है कि काफ़ी मामले लंबित थे। अब इन नामांतरण में ये है कि आसानी से जो है रिकॉर्ड्स उनके पास होंगे, आसानी से वो नामांतरण हो सकेंगे।
गौरतलब है कि संपदा 2.0 विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। ये नवाचार न केवल आम जनता के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस की दिशा में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। ये पहल साइबर तहसील और डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रदेश के राजस्व संग्रहण को भी सुचारू रूप से संचालित करेगी। रजिस्ट्री के नए नियमों के लागू हो जाने से न सिर्फ लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि रजिस्ट्री दफ्तर में बैठे दलालों के चंगुल से भी राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। शारदीय नवरात्र पर पूरा झारखंड आदिशक्ति की आराधना में लीन है। माता रानी का दरबार सज चुका है। पंडालों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के प्रारूप समेत अन्य थीमों पर बने आकर्षक पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। झारखंड में दुर्गोत्सव की छटा निराली होती है। इस दौरान राज्य भर में आदिशक्ति की आराधना के लिए दिव्य और भव्य पंडाल बनते हैं। थीम आधारित पंडालों में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर अयोध्या के श्री राम लला तक की झलक दिख रही है। कहीं इको फ्रेंडली पंडाल बनाए गए हैं, तो कहीं लेजर शो के जरिए अलौकिक छटा बिखेरी जा रही है। समूचा झारखंड शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव के उमंग में लीन है। भक्तों के लिए माता का दरबार खुल चुका है और मां भगवती के 9 रूपों के आराधना का सिलसिला जारी है। भक्ति के साथ उल्लास का रंग भी खूब दिख रहा है। अयोध्या राम मंदिर के प्रारूप पर बना पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरा बंगाल, बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड की भूमि पर पूजा पंडालों में सोमनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं, जिसमें खास और आम सभी आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। काशी घाट का दृश्य दिखाया गया है। इसमें साधु संत वगैरह का पूरा स्थान दिखाया है। थीम आधारित पूजा पंडाल भी इस बार लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पंडालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक तो दिख ही रही है, इनकी दिव्यता और भव्यता भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत अच्छा बनाया गया है पंडाल, बहुत ही अच्छी कलाकृति है। स्पेशली दुर्गा पूजा में मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट जितने भी पंडाल है रांची के मैं ज़रूर जाती हूँ और हर पंडाल में मुझे कुछ ना कुछ यूनिक दिखाई देता है। पुलिस जवानों द्वारा रांची में अनोखे तरीके से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है, जिसमें मां की प्रतिमा की जगह कलश की स्थापना कर आराधना होती है। उधर शारदीय नवरात्र पर देश की समृद्ध कला संस्कृति के भी दर्शन हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर गरबा और डांडिया की भी धूम है। माता की आराधना के रंग अनेक हैं, लेकिन उनका सार एक है। भक्त भक्ति में लीन है और उत्सव की छटा हर तरफ बिखर रही है। यह नज़ारा दिन और रात हर तरफ लोगों को दिव्य और अलौकिक अनुभूति दिला रहा है। रांची से कैमरामैन विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही सभी संदेहास्पद ईवीएम मशीनों को जांच पूरी होने तक सील करने की मांग की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग को कांग्रेस ने अपनी 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस चुनाव आयोग को अगले 48 घंटे में कुछ और शिकायतें उपलब्ध कराएगी। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे सभी इस पर संज्ञान लेंगे और वे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अपने रिटर्निंग अधिकारियों से परामर्श करने के बाद जवाब देंगे। पर्यटन मंत्रालय ने बीते मार्च में देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत लोग अपने पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक वोट डाले जा सकेंगे। और क्या है पर्यटन मंत्रालय की इस खास पहल में, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश
पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करना है, ताकि उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। वोटिंग के परिणामों के आधार पर प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय इसमें वोट करने वाले लोगों को एक खास पर्यटन स्थल की यात्रा जीतने का मौका भी दे रहा है। इस पहल के जरिए पर्यटन मंत्रालय सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मतदान के लिए पर्यटन स्थलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्यटन स्थलों को लेकर लोगों की धारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी वो है जहां कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए वोट कर सकता है। इसके तहत लोग जीवंत सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म जैसे अनदेखे अहम पर्यटन स्थलों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश/ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए वोट कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपने राज्य के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए वोट करने की लगातार अपील कर रही है। इससे इन स्थलों की देखरेख के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटक स्थलों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटक स्थलों के अलावा भी लोग देखना पसंद करेंगे। इस पहल के साथ पर्यटन मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है। आप भी आने वाले 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वोटिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी विरासत और सांस्कृतिक स्थल भारत और लाओ पीडीआर को और करीब लाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों बाद फिर जीवंत हो उठा है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से जुड़े अध्ययन का फायदा लाओस के लोगों को भी मिल रहा है। नमस्कार, my name is Mang Sulidet Dongchansi. I am Buddhist monk from Laos PDR. Now I am studying at Nalanda University under ICCR scholarship. This scholarship provided by Government of India. India allows PDR have a core civilizational ties reflected in common heritage of Buddhism. These ties have been given an impetus to increase dynamic promotion of Buddhist language and our common heritage, which includes the exchange of Buddhist scholars from different parts of country. Buddhist circuits development and Kusinaka Airport have also benefited Buddhist pilgrims and tourists. I sincerely thank Prime Minister Narendra Modi for strengthening the Buddhist cultural heritage and link between India and Southeast Asia.
including Laos PDR. Thank you. Your sincerely in the Dharma. उत्तर प्रदेश के कुंडा में डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या के मामले में 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी 10 आरोपियों को 19,500 का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आज़ाद को देने का आदेश दिया है। ये सजा लखनऊ स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाई है। दरअसल 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह का नाम भी उछला था। फिलहाल जांच में रघुराज प्रताप सिंह का इस हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं पाई गई। सीबीआई की जांच में रघुराज प्रताप सिंह को दोबारा क्लीन चिट मिल गई थी। वर्ष 2024 का सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन 2 चरणों में होगा। इसका पहला चरण 9, 10 और 11 अक्टूबर को 10 और 11 अक्टूबर को गंगटोक में एक अग्रिम स्थान पर आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में एकत्र होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगटोक में भाषण देंगे। रक्षा मंत्री उभरती सुरक्षा चुनौतियों और सुरक्षा क्षेत्र में सेना की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। ये सम्मेलन वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने और भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में विभिन्न पंडालों का दौरा किया और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उन्होंने लोगों की शांति और बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। राज्य भर में बड़ी संख्या में भीड़ों को आकर्षित करने के लिए कलात्मक विषयों और भव्य डिजाइनों के प्रदर्शन करते हुए विस्तृत पंडाल लगाए गए हैं। देश दुनिया में भक्तजन बड़े धूमधाम से शारदीय नवरात्र का त्यौहार मना रहे हैं। राजस्थान के टोंक में भी श्रद्धालु माता रानी की आराधना के लिए एकत्रित हो रहे हैं। करीब 9 सदियों से दूड़जा माता के प्रति भक्तों की आस्था लगातार बरकरार है। हालांकि टोंक में इस मंदिर में पूजा अर्चना का तरीका थोड़ा अनूठा है। यहाँ भक्तजन माता को पुष्प अर्पित करने के साथ साथ मदिरा का भी भोग लगाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस स्थान पर द्रोणाचार्य ने सदियों तक तपस्या की थी। भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन मात्र से उनकी हर मुराद पूरी होती है। 5000 वर्ष तक यहाँ ने गुरु द्रोणाचार्य ने तप किया था। ये दुनिया जो चल रही है खप्पर की दुनिया 1000 वर्ष से चल रही है। 1000 वर्ष से नर नारी की जोत चल रही है। वो जो जिन्होंने भक्ति की गुरु द्रोणाचार्य 5 कदम पीछे आते यहाँ माता जी रुक गई। यहाँ पानी बढ़ जाता है पूरा, और जब दीप के नजदीक जाता है ना भाई अब दीप में गिरेगा तो अतिवृष्टि ये बंद हो जाती है, अपना पानी बंद हो जाता है, बरसात बंद हो जाती है। शारीरिक में कोई भी बीमारी हो जो कि डॉक्टर भी जवाब दे दिया हो, हार फड़ के भी मतलब आदमी यहाँ आ जाता है। इसकी शरण में जो भी आता है उसका उद्धार होके ही जाता है। दुनिया भर में विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया जा रहा है। इस बार का विषय बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना है। इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने हुडको, NCHF, NHB, CGEWHO, BMTPC और NBCC के विशेष प्रकाशनों का विमोचन किया। कार्यक्रम में हुडको पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में लगातार आधुनिक शहरों का निर्माण हो रहा है और इसमें युवाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि हमारे शहरों को ऊर्जावान बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से भाग लेकर भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने में बड़े कदम उठाएं। जो शहर हमारे देश की भावी प्रगति की अग्रदूत हैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सही तरह का पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करके
शहरों को बदलने में युवाओं की भागीदारी में लगातार सहायता प्रदान कर रहा है। भारत पाकिस्तान सरहद से सटे सुचेतगढ़ गांव की तरह ही एक और गांव है अब्दुलिया। सीमा पर खेतों के साथ हुई तारबंदी और हर तरफ सीमा प्रहरियों की चौकस निगाहें बताती हैं कि पहले यहां का जीवन सहज नहीं रहा होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के समाप्त होने के बाद आज इस गांव में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की छाया नहीं है, बल्कि यहां पर जगमग है, आशा है, आकाश है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के अब्दुलिया गांव में लगे एक मेले और हजारों की संख्या में बेखौफ लोगों के जीवंत कहानी का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। मैं इस समय जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ के बॉर्डर के एक अंतिम गांव में हूं और इस गांव का नाम है अब्दुलिया। इस गांव में अगर आपको नजर आएगा तो एक उत्साह नजर आएगा। जहां भी आपकी नजर जाएगी दूर तक देखिए उत्साह के साथ लोग सम्मिलित हो रहे हैं इस तरह के मेले में और एक अलग उनमें आनंद है। ये उत्साह इस बात का है कि आज जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदली है वो बहुत अलग हुई है तस्वीर और बेहतर हुई है और वो बेहतर तस्वीर आज इस जम्मू कश्मीर के इस छोटे से बॉर्डर के गांव में आपको देखने को मिल सकती है कि लोग किस तरह से निडर होके बेखौफ होके इस मेले में न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि इस मेले का आनंद ले रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे कुछ लोगों से। पहले तो मुझे गांव की पूरी भौगोलिक स्थिति बताइए कि कैसे कितने बॉर्डर से कितनी दूरी पे बसा और किस तरह की इसकी स्थिति। ये गांव वो हार्डली 400 मीटर बॉर्डर के नज़दीक है और जू से में हम बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हैं। और जब फायरिंग होती थी आज से 5-6 साल पहले तो हमारा पूरा गांव जो डिस्टर्ब होता था। 370 टूटने के बाद 6 साल हो गए हमारे इस एरिया में फायर हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का, जबकि मोदी साहब जहां प्रधानमंत्री हैं 10 साल 11 साल से, आज 6 साल से हमारे एरिया में कोई फायर नहीं। शांति से आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग ये दंगल देखने आए हुए हैं। ये मेला होता है, दंगल होता है पीर बाबा रतन साहब के नाम का, 45 साल से हमारे गांव के लोग करवाते आ रहे हैं। इसी तरह आज भी किया है। बहुत अंतर है अभी और पहले में बहुत अंतर है। 370 टूटने से हमें बहुत फायदा है, बेनिफिट है। अभी शहरों में देखते थे, आज हमारे गांव में इतना अच्छा लग रहा है इधर। देखिए बड़ी बात यही है कि धारा 370 के टूटने के बाद एक बड़ा अंतर और अब्दुलिया गांव सहित बॉर्डर के वो तमाम गांव जहां पे बदलाव दिख रहा है। अगर बहुत असर हुआ है, जैसे फायरिंग कम हो गया है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये खबर आई है कि मशहूर उद्योगपति 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक घराने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा रहे हैं। रतन टाटा को समाज सेवा से जुड़े कामों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। समाज सेवा के क्षेत्र से भी लगातार वे जुड़े रहे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण काम किए। अनेक कल्याणकारी मानवता केंद्रित योजनाओं को चलाया गया। रतन टाटा ने टाटा समूह को पूरी दुनिया भर में पहुंचाया और रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है और भारत के टाटा समूह के टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सफल व्यवसायी कारोबारी के साथ साथ बेहद मानवीय चेहरा, बेहद शिक्षा के क्षेत्र के लिए, समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों के लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और मुंबई के एक अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था और बेहद गंभीर स्थिति इनकी बताई जा रही थी। जब अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया तो उसके बाद के एक बयान में कहा गया था कि उनकी उम्र और संबंधित मेडिकल कंडीशन के कारण उनकी नियमित मेडिकल जांच की जा रही है। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हुई है कि मशहूर उद्योगपति, बेहद सफल व्यवसायी
टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और देश के सबसे सफल कारोबारी परिवार के मुखिया के तौर पर और सबसे सफल कारोबारी उद्योगपति के रूप में रतन टाटा को पूरी दुनिया में जाना जाता था। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन के साथ साथ रतन टाटा को फिलांथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, शिक्षा क्षेत्र में उनके लिए अनेक योगदान के लिए उनको जाना जाता है। और ये बेहद अफसोस की बात है कि सबसे सफल व्यवसायी और व्यवसायियों में एक बेहद मानवीय सफल चेहरा रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। हमारे संवाददाता नितेन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेन, बेहद अफसोसनाक खबर, रतन टाटा का निधन। बताया जा रहा था कि उन्हें नाजुक स्थिति में भर्ती कराया गया था, वो बीमार थे, उम्र का तो तकाजा तो था ही। क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ मेडिकल कंडीशंस थी और क्या इस बारे में ताज़ा जानकारी है नितेंद्र? टाटा के निधन की खबर है। 86 साल की उम्र में उनका निधन मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले टाटा सन्स ग्रुप ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उनके निधन की पुष्टि की है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और तमाम जो मुंबई के जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है वहाँ के भी डॉक्टरों ने भी अनऑफिशियल बताया है कि उनकी डेथ हो गई है। पिछले कुछ दिनों से वो एडमिट थे, करीब 3-4 दिन पहले से उनको आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों की कोशिश थी कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए, डॉक्टरों की टीम उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। तो नितेन, एक चीज़ भी जानना चाहेंगे कि 86 साल की उम्र थी, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे या फिर डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया? देखिए 3-4 दिन पहले उनको जब एडमिट कराया गया था तो उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। तो एक अफवाह भी उड़ी थी, तो टाटा ग्रुप की तरफ से एक खंडन में किया गया था कि उनकी हालत ठीक है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन लगातार उनकी सेहत में गिरावट दर्ज की जा रही थी और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी बनाई हुई थी। लेकिन अभी तक ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से कि उनको क्या कॉम्प्लिकेशन थे, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन 86 साल की उम्र में हम जानते हैं कि ओल्ड एज से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होता है और उस दौरान डॉक्टरों की कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से उनको बचाया जाए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब से थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया है। नितेंद्र, अगर देखें तो जिस तरीके से चाहे टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचाने की बात हो या फिर एक सफल व्यवसायी के साथ साथ एक बेहद मानवीय संवेदनशील व्यवसायी का चेहरा भी पूरी दुनिया देखती है रतन टाटा की। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अभिभावक के रूप में खड़े होने की जैसे जो छवि थी, व्यवसायी के साथ साथ सफल व्यवसायी घराने के एक बेहद सफल उत्तराधिकारी के साथ साथ एक बेहद मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। एक तरीके से माने तो ये कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए और साथ ही साथ व्यवसाय जगत के लिए नितेंद्र? निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह के उनका व्यक्तित्व था और जैसे भी टाटा सन्स के रूप में चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया, चाहे वो सोशल वर्क हो या फिर इंडस्ट्री को, टाटा ग्रुप को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, और उसके अलावा जो जितने भी एक शैक्षणिक काम हो या फिर हेल्थ सेक्टर में काम हो या बाकी जो काम हो, वो उनकी तरफ से काफी उनके ग्रुप की तरफ से पर्सनली भी बहुत ही अच्छे उनका व्यक्तित्व था, काफी मानवीय चेहरा उनका था। इस दृष्टि से उनको याद किया जाता है। और भारत के जो उद्योग जगत में और भारत की जो इकोनॉमी में जितना टाटा सन्स और उनका व्यक्तिगत रूप से योगदान हो वो कम कहा जाएगा। और आज एक अपूर्णीय क्षति है, न केवल एक नागरिक के तौर पे बल्कि एक भारत के अगर आर्थिक जगत की बात करें तो एक बहुत ही बेहद क्षति की बात है। निश्चित तौर से नितेंद्र, अगर देखें तो 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बनने के बाद वो लगातार नेतृत्व करते रहे। बहुत सारे ट्वीट्स इस समय आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि saddened by the passing away of Shri Ratan Tata, he was a titan of the Indian industry, known for his
monumental contribution for our economy, trade and industry. My deepest condolences to his family, friends and admirers. May his soul rest in peace. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत दुख का एहसास हो रहा है उनके निधन से। वो एक सफल व्यवसायी के साथ साथ एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात यह है कि रतन टाटा का जो पूरा का पूरा करिश्माई व्यक्तित्व था उससे हर कोई अभिभूत था। तो इस समय खबर आ रही है और शोक संवेदना कहीं ना कहीं पूरे देश भर में है रतन टाटा के निधन के बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है और अनेक ऐसे लोगों ने ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले ट्वीट करते हुए उन्हें बेहद सफल व्यवसायी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है, श्री रतन टाटा जी was a visionary business leader, a compassionate soul and the extraordinary human being. He provided stable leadership to one of the India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared himself into several people thanks to his humility, kindness and अनअवेयरिंग कमिटमेंट टू द मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक बेहद दूरदर्शी व्यवसायी, एक बेहद दूरदर्शी व्यावसायिक नेता के रूप में, एक बेहद संवेदनशील आत्मा के रूप में और उससे भी बड़ी बात एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में रतन टाटा जी हैं। उन्हें इसी रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने एक देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने व्यावसायिक घराने को उन्होंने सशक्त और अस्थायी नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने 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 कंट्रीब्यूशन को बोर्ड रूम और साथ ही साथ जो अन्य प्रतिनिधि संस्थाएं होती थी उनसे बाहर ले जाकर कहीं ना कहीं चरितार्थ किया और उन्होंने मानवता की सेवा के लिए, अपने शानदार संवेदनशील व्यवहार के लिए और साथ ही साथ समाज को एक बेहतर समाज निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ट्वीट करते हुए कहा कि श्री रतन टाटा जी वाज अ विजनरी